नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर ऐप की तरफ से आप सबके सामने लेकर के आया हूँ साइंस CGSI साइंस का जो सीरीज था उसका भाग 8। तो ये वर्दी जल्दी से अपने कंधे पर स्थापित कीजिए और समाज में वो दर्जा हासिल कीजिए जिसके आप हकदार हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार जरूरी चीज़ बता दूं कि ये क्लास फिर से बता रहा हूँ कि ये क्लास हमारे रिवीजन पर्पज से है। तो इसमें हम कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं ताकि जो भी CGSI की तैयारी कर रहे हैं उनके कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम कवर कर सकें। तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन की उम्मीद बहुत कम रखिएगा क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन पर्पज से चलाया जा रहा है। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप एनालाइजर ऐप के वीडियो कोर्सेज में एनरोल कीजिए। वहाँ हमको कॉन्सेप्ट इतने डीपली वे में समझाएंगे कि आपको UPSC तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अब गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, फिर से इस क्लास में बताता हूँ, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ऐसी बात है कि गर्म मौसम जब बॉडी में पसीना आ रहा है और जब उसमें हवा चल रही है तो पंखे में बैठेंगे तो आपको थोड़ा बाहर आप गर्मी से आ रहे हैं, पसीने में पंखे में बैठे हैं तो आपको हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। और जैसे कूलर में बैठते हैं आपको बहुत अधिक जल्दी आपको बॉडी ठंडा हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जितना स्पीड में आपको बॉडी में हवा पड़ रही है उतना अधिक वाष्पन की दर तेज हो गई, वाष्पन दर उतना तेज होगी तब बॉडी से पसीना वाष्पन को उतना तेजी से उड़ रहा है। तो वो जितना तापमान आपके बॉडी का वो लेके उड़ते जा रहा है तो बॉडी का तापमान आपको वापस नॉर्मल डिग्री में ले आता है। तो इसलिए जाहिर सी बात इसका हो गया, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन क्या होगा? इसके लिए आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है, याद में भूल जाता है, याद रखिएगा। तो मैं आपको इसको एक ग्राफ प्लॉट करके बता रहा हूँ। ये ग्राफ हमेशा जीवन में याद रखिएगा। इससे दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे कि आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है और घनत्व डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। आयतन वॉल्यूम पर और घनत्व डेंसिटी पर। तो चलिए इसका आंसर पहले देख लीजिए। पहले घटता है और फिर बढ़ता है। आपको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये ग्राफ है, समझिए। ठीक है, और ये आपका आयतन चलेगा यहाँ पर, है ना, आयतन। और यहाँ पे आपको चलेगा घनत्व, समझिएगा। इन दोनों पर यहाँ जो चालू होगा वो घनत्व का चालू होगा, यहाँ चालू आयतन का। और इस जो सीरीज पे हम तापमान लेते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके जाते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में ही है, इसका यूनिट यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो जो आयतन का ग्राफ है वो कभी भी पहले 4 डिग्री तक, जो यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर बनाता हूँ मैं, चलिए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो आयतन का ग्राफ मान लीजिए यहाँ चालू कर रहा हूँ मैं। तो ये पहले जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं, जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो पहले उसका आयतन क्या होता है, गिरना चालू होता है। तो ये गिरता है पहले 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 अगर 4 डिग्री तक गिरता है। तो 1 डिग्री में और गिरा, तो 1 डिग्री में कम, 2 डिग्री में और कम हो गया आयतन, 3 डिग्री में और कम हो गया, 4 डिग्री में एकदम कम हो गया। फिर उसके बाद जैसे हम 5 डिग्री पे जाते हैं तब आयतन धीरे बढ़ना चालू होता है। फिर बढ़ गया, 6 पे जाते हैं तो और बढ़ जाता है, फिर 7 पे जाते हैं और बढ़ जाता है, 8 पे और, 9 पे और, 10 पे और। तो इसका आयतन कैसा ग्राफ बनता है। जबकि डेंसिटी आयतन का जानते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो इसमें घनत्व क्या होता है कि घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए जैसे आप 1 डिग्री देंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा। पानी का जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे तो घनत्व बढ़ता है। फिर आपको 2 डिग्री करेंगे तो और बढ़ेगा, 3 डिग्री और बढ़ेगा, 4 डिग्री और बढ़ेगा। तो 4 डिग्री पे आते आते 4 डिग्री आते वो सबसे अधिक हो जाता है घनत्व, जो पानी का घनत्व सबसे अधिक हो जाता है। और फिर 4 डिग्री, फिर जैसे 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री जाएंगे तो ऐसे फिर से उसका घनत्व गिरता है। और तो ये ग्राफ याद रखिएगा कि आयतन घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, और घनत्व बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ये ग्राफ अपने दिमाग को अच्छे से बैठा लीजिए, तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ग्राफ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। तो समझ में आ गया आपको क्यों घट रहा है क्यों बढ़ रहा है। इसकी प्रॉपर्टी भी कभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इससे पहले वाले क्लास में कि जब भी पानी जमती है तो मैं बताया, मैं गला हुआ हूँ आदमी हूँ, मेरे को फिर से जमाएंगे आप तो फिर से मैं खड़ा सॉलिड हो जाऊंगा, तो मेरा बढ़ा हुआ दिख रहा हूँ ना, तो मैं बढ़ूंगा, बोतल का सीमा निश्चित है, उसका आयतन का मर, मैं बढ़ रहा हूँ तो बढ़ूंगा तो बोतल का क्रेक हो जाएगा। और जब भी मैं ऐसे सॉलिड खड़ा हूँ और मेरे को तापमान दिया जाएगा तो मैं पिघलूंगा, आयतन मेरा कम हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि हमको जनरली ये सब उम्र से कर जाती है, घट रहा था, बढ़ रहा था,
तो याद रखिएगा कि जब भी आप बर्फ से पानी में कन्वर्ट होगा तो आयतन उसका घट जाता है, और वो पानी से जब बर्फ में जाएगा तो आयतन उसका बढ़ जाता है। और क्यों ऐसा होता है उसका साइंटिफिक मैं कभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, हमारे वीडियो लेक्चर में आप आइएगा, पूरा आपको कहानी क्लियर हो जाएगा। तो आपका रिवीजन करते हैं फिलहाल। तो पानी जमने पर फैलता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलेगा, पानी जम रहा है फैलेगा तो भाई बॉटल फट जाएगा। इसलिए जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो पाइप लाइन जो पानी के होते हैं वो ठंड के दिनों में, और जब भी ठंड बहुत अधिक पड़ती है उन पहाड़ी इलाकों पर, तो वहाँ की पाइप फट जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी रहती है वो पानी आप देखेंगे कि रात में जब तापमान ठंडा हुआ तो पानी जम गया, और जम के वो पाइप पूरा फट जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। तो इस कहानी से भी याद रखिएगा आप। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर, देखिए मैं आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको सिंपल सी बात है कि वही रहेगा, और बचपन से पता है। मगर क्यों ऐसा होता है, देखिए कि मान लीजिए पानी किस तरह था, और जैसे मैंने आप देखिए बाल्टी में जब कोई बड़ा सा चीज़ डालते हैं तो पानी पहले इतना ही था। जैसे अब ये डालिए, अलग आयतन है, ये आयतन इसमें डालते हैं तो ये ऐसा उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाता है, ऐसा ऊपर उड़ जाता है ना। और फिर जब गलता है तो जो जितने पानी आयतन आया तो उसमें ऐड हुआ है, तो पहले इतना था तो अब आयतन उठने के बाद इतना हो गया। मान लीजिए उठ के ये ऐसा था, और ये ऐसा था, उठ के ऐसा दबते हुए फिर इतना ऊपर आ गया बर्फ डालने के बाद, है ना। तो इतना ऊपर आ गया, तो अब जब आयतन गल जाएगा तो जितने आयतन को अपने अंदर समाहित किए लेवल तो उतना ही रहेगा, है ना। तो वही रहेगा, इसका कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि जिसका जितना आयतन होगा वो उतना ही पानी को डिस्प्लेस करता है। तो जैसे जब वो गल के फिर से वो उसी आयतन में आ जाएगा, क्योंकि उतना ही पानी को डिस्प्लेस किया, हमने उतना ही पानी को ऊपर उठाया था, तो जब वो गलेगा तो उतना ही बराबर में इसको स्तर रहेगा। ऐसे भी याद रखिएगा आप। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि तरंगे है वो यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंगों का मतलब क्या होता है, ऐसे तरंगे जिनको गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस द्रव गैस, तो उनको हम सभी तरंगों को हम ध्वनि तरंगे कहते हैं। जबकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जैसे प्रकाश आने वाली सूर्य से आने वाली किरणें हैं, उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में गमन कर सकती है। मगर ध्वनि को गमन करने के लिए हमेशा किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। इसलिए बोलते हैं चंद्रमा पर जब जाएंगे तो आप यहाँ से मेरे बगल में खड़े रहेंगे, मैं कुछ बोलूँगा चिल्लाकर तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे वातावरण में गैसेस नहीं है, वायुमंडल नहीं है वहाँ पे, तो आपको मेरा आवाज़ सुनाई नहीं देगा, है ना। वायुमंडल नहीं है तो वहाँ माध्यम नहीं करके आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और पृथ्वी में भी आप मेरी बात इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे गैस कण हो, तो मैं बोलता हूँ तो ये यहाँ से मेरा वॉइस इस कण से टकराया, ये कण इससे टकराया, इससे टकराया, इस तरीके से ट्रांसफर करते हुए मेरा वॉइस आप तक पहुँचता है। और आप यहाँ भी पूरा वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, निर्वात क्रिएट कर देंगे, तो मेरा आवाज़ यहाँ भी आप तक नहीं पहुँचेगा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो चलिए इसके पीछे इसका तो आयन मंडल होगा। जैसे रेडियो तरंग का जब भी बात होगा तो आयन मंडल से टकरा कर वापस आएंगे। आयन मंडल में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होते हैं, तो उसकी वजह से आयन मंडल होगा इसका आंसर। और इसी बारे में आपको छोटा सा समझा देता हूँ कि वायुमंडल की चार परतें समझा देता हूँ मैं, तो याद रखिएगा। सबसे नीचे पृथ्वी का, ये पृथ्वी मान लीजिए, तो पृथ्वी के ऊपर में है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयल मंडल। क्षोभ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्षोभ, संताप, मध्य और आयन मंडल। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर या आयनोस्फेयर। इसके ऊपर एक्सोस्फेयर चल जाता है, बाह्य वाला चल जाता है। तो जो सबसे बाहरी दिख रहा है यहीं से रेडियो जो मांगी, यहाँ पर टीवी की रेडियो है चल रही है, यहाँ से आप गाना सुन रहे हैं एंटीना में, तो जो सिग्नल जा रहा है ये इसी से ही टकरा करके वापस आता है सर, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो आयन मंडल हो गया इसका आंसर। और आपको इसी बारे पृथ्वी के 4 लेयर का नाम पता चल गया कि क्रम इसका कैसा, क्षोभ मंडल पहले सबसे समताप, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, ठीक है। और वैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। चलिए, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो मैंने बताया था कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं या जितने भी यांत्रिक तरंगे हैं वो शून्य में संचरण नहीं करेंगे, तो ध्वनि तरंगे इसमें दिया है। और जितने भी यांत्रिक तरंगे हैं वो शून्य में संचरण नहीं करेंगी, क्योंकि उनको संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो कणों के माध्यम से ही ट्रांसफर करते हैं। तो ध्वनि तरंगे, जबकि जो प्रकाश सूर्य से हमारे तक आ रही है इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ना ठोस ना द्रव ना गैस, फिर भी हम तक पहुंच रही है, ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष में तो कोई माध्यम है नहीं, तो फिर भी हम तक पहुंचती है ना वो, इसलिए। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें मतलब होता है जो अंतरिक्ष में जो किरणें गमन कर रही है ना, जो आयन के आधार पर, तो उन्हीं किरणों को कॉस्मिक किरणें कहा जाता है। और वो आवेशित कण होते हैं, तो इसमें और कुछ याद रखने वाली बात है, आवेशित कण होते हैं। और इसी आवेशित किरणों का ही एक बहुत बड़ा कमाल दृश्य पैदा होता है, मनोरम दृश्य, जो कभी आप देखे होंगे कि आसमान में से नीले नीले लहर, ध्रुवीय इलाकों में से पूरा लहर जैसा आसमान में लहर जैसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें भी आवेशित कण ही होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप।
दो त्रोत्तर श्रृंग और दो अथवा दो त्रोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझाता हूँ, छोटा सा चीज बचपन से आप पढ़ रहे हैं। तो एक सेकेंड, तो ये मान लीजिए कि कोई तरंग गमन कर रहा है ऐसा करके, ऐसा 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 ऐसा। तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग जो ऊपर का हिस्सा होता है स्ट्रिंग मैंने सर बोलते हैं, समझ लीजिए। गर्त मैंने गड्ढा, तो गड्ढा नीचे होता है, सर में ऊपर होता है। तो ऊपर के जो इतने हैं ये लकीर के ऊपर वाले सब स्ट्रिंग है, और जो नीचे हैं ये सारे ये गर्त हैं, तो ऊपर वाले सारे स्ट्रिंग हैं, ठीक है। तो दो स्ट्रिंग मैंने एक स्ट्रिंग दो स्ट्रिंगों के बीच की दूरी को उसका तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाता हूँ मैं, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य, ठीक। और जो ये हाइट है, यहाँ से यहाँ वाला ये हाइट है, इसको आयाम बोलते हैं, उसका आयाम, ठीक है। और जो ये एक सेकंड में कितने कंपन कर रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको एक सेकंड का समय लगा, तो ये एक सर्कल, तो 1 2 3 4 ऐसा मान लीजिए 4 कंपन कर रहा है, तो एक सेकंड में 4 कंपन कर लिया है ना। एक सेकंड में 4 कंपन कर रहा है, तो ये इसका आवृत्ति हो गई कि एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है, तो इसका आवृत्ति होगी। आवृत्ति समझ लिया आपने, आयाम समझ लिया आपने, और तरंगदैर्घ्य समझ लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरणों को उपयोग में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको सिंपल से एग्जांपल आपने कभी डेली लाइफ में देखा होगा कि जब किसी का पैर वगैरह टूट जाता है, मान लीजिए ये हाथ यहाँ से बीच से क्रैक हो गया, हड्डी यहाँ गैप आ गया, तो जब भी एक्सरे किरण डालते हैं तो जो किरणें इससे टकरा के वापस आ जाती हैं तो वो तो स्पष्ट दिख जाती हैं, और जो इसके आर पर गुजर जाती हैं, क्योंकि यहाँ टूटा हुआ तो हॉल होगा, हॉल होगा मेरा किरण पार पर हो जाएगी, तो जो हाँ डैमेज एरिया हमको दिखाई देता है। तो यही चीज़ है, उसी तरीके से जो क्रिस्टल की संरचना उसका भी अध्ययन करने के लिए कि क्रिस्टल में कहाँ डैमेज है कहाँ नहीं है, एक्सरे किरण हम उस पर डालते हैं, जहाँ डैमेज होता है वो डैमेज नहीं तो पूरा टकरा के वापस आता है, ये पूरा क्रिस्टल का अंदरूनी संरचना हमको स्पष्ट दिख जाता है, और जहाँ डैमेज होती है वहाँ से किरण गुजर जाती है, तो इससे हमको उसकी आंतरिक संरचना का पता चल जाता है। चलिए, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। रडार बोल रहे हैं, आर से रडार, आर से रेडियो, तो देख लेते हैं रेडियो तरंगे। और इसका एक और क्वेश्चन कभी बन जाता है, तो उसका है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए बता दो आपको, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, RADAR। अब आपको एक मिनट समझा भी दूंगा कि रडार काम कैसे करता है। आपने कभी देखा होगा कैसे टीवी बना हुआ है, उसमें से गोल सर्कल बना हुआ है ना, और उसमें जब कोई वायुयान ऐसा प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर प्रवेश कर रहा है वायुयान, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो पता चल जाता है दुश्मन हर तरफ आ रहा है। तो इसमें देखिए, आर से रेडियो है, रेडियो, ये आर से रेडियो, डी से आपका डिटेक्शन, DTCTION डिटेक्शन, ये हो गया एंड आर से आपका हो गया रेंजिंग, RANGING, रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार का फुल फॉर्म ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है व्यापम जैसे एग्जाम से पटवारी वगैरह में। तो आपको समझाता हूँ कि इसमें रेडियो क्या है। तो जो इसमें जो सिग्नल जो भेजे जाते हैं पृथ्वी, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ये आपका जो यान है वो गमन कर रहा है, जा रहा है हमारे इलाके में, और यहाँ से बहुत बड़ा मतलब कि ऐसे समझिए छतरी लगा हुआ, डिस्क एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बड़े 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 ऐसे रेडियो सिग्नल भेजते रहता है। तो जैसा भी जब तक ये यहाँ पे था नहीं पता चला, और जैसे ही हमारे एरिया में प्रवेश किया तो पता चला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इससे जो सारे किरण तो पार हो रहे हैं, और जो इससे टकरा रहा है वो टकरा करके इससे वापस आ जा रहा है। तो वापस आ रहा मतलब पता चला कि वहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इससे टकरा के हमारे रेडियो किरण वापस आ रही है। तो इससे टकरा के जो वापस आती है तो उसको हम बताते हैं कि भाई इस जगह पे इस लोकेशन पे ऐसा कुछ चीज़ है। और वो जितनी स्पीड में इन रेडियो तरंगों के जो एरिया को कवर करते पता चलता है कि उसकी स्पीड क्या है। मान लीजिए इसको 2 सेकंड पार कर रहा है, उसके बाद वो 4 सेकंड पार करता है, उसकी स्पीड कंटिन्यू बढ़ रही है, तो उससे हमको उसकी स्पीड पता चल जाता है। तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि उसका लोकेशन क्या है। तो रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं इसलिए रेडियो, डिटेक्ट कर लेके उसका लोकेशन क्या इसलिए डिटेक्शन, और रेंजिंग उसका रेंज कितने हाइट पर है, हमसे किस दिशा की ओर गति कर रहा है, तो इससे इसकी दिशा पता चल जाती है, उसकी गति पता चल जाती है। तो आप समझ गए इसका यूज। यही पूछ सकते हैं कि रडार से क्या क्या पता चलता है। तो उसका रेंज पता चलता है, उसकी दिशा पता चलती है, उसकी स्पीड पता चलती है, उसका लोकेशन पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है।
तो अरक किरण का इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब रात हो जाता है तो प्रकाश तो टकरा के आ नहीं रही कि हमको परावर्तित या अपवर्तन घटना के थ्रू हमको कुछ भी दृश्य प्राप्त होगा, तो फिर अंधेरा है। तो उस समय हम क्या करते हैं कि हर बॉडी से एक हीट निकलती है, तो हीट को पता करने के लिए हम इंफ्रारेड क्योंकि पूरे तापमान से हम सेंस करता है वो, तो अवरक्त किरण मतलब बोलते हैं अवरक्त, जैसे अवरक्त तरंग बोल रहे हैं, इसमें अवरक्त सूर्य का भी जो अवरक्त किरण वाला हिस्सा है वही हमको गर्म करता है पृथ्वी को, वैसे अवरक्त तरंग जो है वो भी तापमान को पता करती है। तो हमारे प्रत्येक जीव जंतु के बॉडी से हीट निकलती है, उसी हीट को एनालिसिस करके बताते हैं कि हाँ ये जगह पे ऐसा कोई हीट है। आप मूवी में देखे होंगे कि उरी वगैरह हमले में वो यही अरक तरंग वाले लेंसेज पहनते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई दुश्मन है, उसकी बॉडी से लाल लाल तरंग दिखाई दे रहा है ना, तो पता वहाँ पर आदमी तो उसको शूट कर लेते हैं रात में वो, बस वही से वही है अरक तरंग का हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं तो माइक्रोवेव के पीछे मैं आपको एक छोटी सी घटना समझाना चाहूँगा कि एक अमेरिका समय पूरे विश्व का सबसे ताकतवर देश मानते हैं आज के डेट में वर्तमान दौर पे, मगर अब चाइना उसकी हेजीमोनी को चैलेंज कर रहा है। तो अब इतनी बड़ी अमेरिका के सामने एक छोटा सा देश है क्यूबा एक समय अमेरिका की तरफ अपना मिसाइल उस दिशा में पूरा तैनात कर दिया। तो अमेरिका सोचिए उतना बड़ा ताकतवर होकर के इतना डर गया क्यूबा की उस मिसाइल तैनाती से कि अपने पूरे देश का लाइट बंद कर दिया ताकि उसको हमारा लोकेशन पता ना चल पाए कि कहाँ पे क्या चीज़ है करके। सोचिए, तो उसी क्यूबा का एक राजधानी है, या राजधानी तो नहीं है, या एग्जैक्ट याद नहीं, मगर हवाना करके वहाँ पे जगह है, हवाना करके। उस हवाना में जो भी दूसरे देशों के अमेरिका के जो भी राजदूत जाकर के हर देश में एक दूसरे देश का जिनका व्यापार चलता है, इनके संबंध अच्छे हैं, उनका एक दूसरे से वहाँ पे उनके वो होते हैं, मुख्यालय वगैरह होते हैं राजदूतों को रहने के लिए, है ना। तो वहाँ पे जब भी अमेरिका वाले राजदूत जाकर रहते थे तो उनको अजीब सा एक बीमारी महसूस होता था, जिसमें उनको उल्टी, दस्त, चक्कर आना ऐसा महसूस होता था। तो बाद में पता चला कि भाई वहाँ पे जो उनके जो उस भवन में जहाँ वो अमेरिका के जो राजदूत वगैरह रुकते थे, वहाँ पे ये माइक्रोवेव तरंग जो है इसी से ही वो आक्रमण करते हैं। तो दूर से बैठ के माइक्रोवेव उस दिशा में दाग दी, मान लीजिए मैं 5 किलोमीटर दूर पे एक बिल्डिंग है, 1 किलोमीटर दूर पे एक बिल्डिंग है, मैं दूर से एक माइक्रोवेव मशीन लगा दी, उससे रेडिएशन निकल रहा है, वो रेडिएशन जाकर उस बिल्डिंग और उसके अंदर रहने वाला आदमी टकरा रहा है, तो उसको उल्टी दस्त से महसूस होता है। तो उसी ये घटना है बहुत बड़ी कि वहाँ जब भी कोई जाते हैं तो ऐसे उसको हवाना सिंड्रोम बोलते हैं। तो आप पूछ लेगा कि हवाना सिंड्रोम क्या है, तो उसी जो हवाना में जो माइक्रोवेव से जो उल्टी दस्त वाला जो फील कराते हैं तो उसी को ही बोलते हैं हवाना सिंड्रोम। तो क्यूबा की एक जगह है, याद रखिएगा। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। जाहिर सी बात है कि एंटीना इतने बड़े नहीं है कि रेडियो सिग्नल तो अथाह है, तुम्हारे इतने एंटीना का क्षेत्र तो लिमिट होती है, तो भाई इतने छोटे हैं कि उस सारे सिग्नल को कैच नहीं कर पाते हैं, इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित कर लेती है। जाहिर सी बात है कि जब बरसात भी गिरती है तो वो भी कई बार अनाइज्ड मोड में होती है, और रेडियो तरंगे भी उनको अनाइज्ड करते हैं, तो उनकी ऊर्जा को उनको अवशोषित कर ही लेती है वो। और वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती है। जब रेडियो सिग्नल के मध्य में, वैसे तो रेडियो सिग्नल जो है बहुत सारी चीज़ों को पार कर तो निकल जाती है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं विचलन तो हल्का फुल्का आ जाता है। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं सही होगा इसका आंसर। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़िए। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है। तो इसको हमेशा रखने वाली चीज़ें सीधे से याद रख लीजिएगा कि 88 से 108, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। याद रखिए मेगाहर्ट्ज का बात हो रहा है यहाँ पे। तो एफएम प्रसारण जो होता है, जितने भी एफएम प्रसारण है वो इसी रेंज के बीच में होंगे। 98.6 एफएम हम सुनते हैं, वो सब चीज़ें। चलिए 88 से 108, दोनों में 88 है, याद रखिएगा, ठीक है। आंतों के रोगों में के निदान में निम्न किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे किरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको हड्डी के वजह से बताया कि हमारा हड्डी डैमेज है, मारते हैं रेडियो तरंगे, तो जो भी सही है उससे टकराए तो वापस आ गई, तो पता उसका इमेज बन गया कि भाई यहाँ तक सब सही है, मगर जो टूटा है वहाँ से पार होकर चल जाता है। बस उसी तरीके से प्रिंसिपल पे हम एक्स किरण का प्रयोग करते हैं आंतों का परीक्षण, क्योंकि आंत भी हमारे अंदरूनी हिस्सा है, तो उस पर भी ऐसी किरण हम डालते हैं। वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन होता है, कुछ डिफेक्ट हमको दिखता है, कुछ उभार वगैरह हो जाता है, सूजन अगर स्वेलिंग वगैरह, तो उनको जब इमेज प्राप्त होता है रेडियो तरंगों से, वो भी उठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए हमको पता चल जाता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। शायद देखिए, ध्वनि का वेग का क्रम है सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन आ रही है, आप स्टेशन में खड़े हैं, तो आपको पटरी में पहले चोई चोई करके आवाज़ जो सुनाई देती है, पहले आपको पटरी में सुनाई देगी, उसके बाद आपको उधर से आने वाली ट्रेन का आवाज़ सुनाई देगा हवा में, और तो इसी तरीके से ठोस, द्रव और गैस हो गया, ठीक है। तो धातु में सबसे अधिक लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो यहाँ सबसे ठोस कौन सा दिख रहा है? हवा तो नहीं है, ग्रेनाइट तो धातु तो भी नहीं होगा, पानी तो लिक्विड द्रव है वो भी नहीं होगा, ठोस ये है, और ये धातु है वो धातु है, तो इसमें सबसे अधिक ठोस ये है, तो लोहा ही होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट।
नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो निर्वात में नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे है और यांत्रिक तरंगों को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, इसलिए वहां यांत्रिक तरंगे यानी कि ध्वनि तरंगे गमन नहीं करेगी। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या है? तो आपका सोनोग्राफी। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का मतलब जब देखिए कभी आप अपनी वाइफ को लेकर जाएंगे, आने वाले टाइम शादी हो गई, अपनी बहन कभी लेकर जाएंगे तो, या कुछ पेट में गड़बड़ी हो गई तो एक मशीन होता है, यहाँ पे ऐसा मशीन होता है, समझाता हूँ इसके बारे में, सोनोग्राफी के बारे में आपको समझाता हूँ हल्का सा, ताकि प्रैक्टिकल जो गए हो तो ठीक है, जो नहीं गए उनको इस बारे में और है। चलिए देखिए यहाँ पे एक डिस्प्ले होता है वैसा ही जैसे आपका एंडोस्कोपी टाइप होता है, जिसमें सब पूरा सीन दिखाई देता रहता है। और मान लीजिए कि कोई आदमी, मान लीजिए कि ये आदमी एक लेटा हुआ है यहाँ पर, इसका पेट वाला हिस्सा है, इसका पैर वाला हिस्सा है, तो एक यहाँ पे ऐसा ऐसा रिमोट टाइप का हिस्सा होता है जिसका यहाँ पे हिस्से बॉल होता है। तो एक आपके पेट में ऐसा कोई जेल लगाया जाएगा, जेल लगा के पूरा फैला दिया जाएगा, और इससे आपके पेट में दबा दबा के ये जो पराश्रव्य ध्वनि है, ये ध्वनि वाले जो तरंगे आपके बॉडी में भेजे जाएंगे। तो क्या होगा, मान लीजिए ये पेट के अंदर का हिस्सा है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पेट में यहाँ पे इन्फेक्शन बुखार हो गया है, तो जब भी ये तरंगे यहाँ से आएंगे, ध्वनि तरंगे है ना, ऐसे पड़ रही हैं ध्वनि तरंगे, मान लीजिए ऐसे पड़ रही हैं, तो जो ऐसे आ रही है टकरा के वापस चल जाएंगी, तो पता चलेगा कि भाई ये तो ऐसी ठीक है मगर यहाँ कि आपको जो भार मिला मैंने इससे पहले ही आ गई, इन सब सिग्नल से पहले ही वापस आ गई, पता चला कि यहाँ पे हाँ भाई यहाँ कोई भार है, कोई इन्फेक्शन है। उस तरीके से ही बच्चे का आकृति पता चलता है कि यहाँ कोई बच्चे का मुंडी है, फिर यहाँ उसका पेट है, ऐसे करके हम पता चलता पैर है, तो इस प्रिंसिपल पे पता चलता है। तो आपको पता चल गया कि ये कैसे काम करता है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो तो हमारा एनालाइजर ऐप की आप वीडियो कोर्स परचेस कीजिए, इसमें हम पूरे बेसिक तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए रिवीजन पर्पस ही ये क्लास है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हमको इसमें जो पढ़े हुए बच्चे हैं CGSI के, उसको हमको रिवीजन करवाना है, तो उसको कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देना है। तो चलिए अपना व्यक्तित्व अच्छे से विकास कीजिएगा। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से रखिए कि जितने भी स्त्रियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, नारी जाति हैं, सभी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें और हमारे देश को आप पे गर्व महसूस हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।